थोड़े से जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं, है ना, वहां पे अगर जाते हो तो यहाँ पे पीरियोडिक मार्केट लगते हैं। आपने सुना होगा वेडनेसडे मार्केट, है ना, संडे मार्केट, बुध बाजार, बृहस्पति बाजार। ये हमेशा नहीं लगते, एक टाइम पे लगते हैं, क्योंकि मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट टाइम। टाइम इज मनी। टाइम से चीजें हो रही हैं तो यहाँ पर सारी चीजें, आपकी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। अब जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। जब आप कहीं भी जाते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो आप पैसा खर्च करते हो, है ना, आप ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा खर्च करते हो, आप खाने में पैसा खर्च करते हो। तो आजकल जो घूमना काफी आसान हो गया है, इसलिए जो आप देखोगे टूरिज्म काफी फ्लरिश हुआ है, काफी बढ़ा है। हाल की जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो आपको बीपीओ मिलेंगे, आपको इंडिया में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में एक बारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? आज आप किस चैप्टर का जो है आप माइंड मैप पढ़ाने वाले हो? तो भाई आज हम एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेके आए हैं। तो याद करो यार, हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में बात कर ली, हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में बात कर ली। सो बेसिकली हम अब तक क्या कर रहे थे? तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही बात करेंगे, और उसका जो थर्ड पार्ट है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं जीडीपी वाइज देखूं तो इस सेक्टर का पूरी इंडिया में या फिर हम पूरी दुनिया की बात करें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। और इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो इस चैप्टर का नाम है टर्सरी एंड एक नया टर्म और आया है ना, क्वांटेनरी एक्टिविटीज। अब ये क्वांटेनरी एक्टिविटीज क्या होते हैं भाई? तो अगर मैं थोड़ा सा सिंपल और लेमन भाषा में बताऊं आपको, तो ये एक इसका सब डिवीजन है, यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका क्वांटेनरी एक्टिविटी जो है एक इसका सब डिवीजन है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर से मैं उस चैप्टर जो चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसकी याद दिलाऊंगा भाई। तो उसमें आपने सर्विस सेक्टर के बारे में बात की थी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक नाम हम और देते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो उसके बारे में जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, और कम से कम वक्त में इस चैप्टर में हम ज्यादा से ज्यादा जो है नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइप्स की हमारी टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं भाई। टूरिज्म के बारे में हम बात करेंगे, और टूरिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली हम किसके बारे में बात करेंगे? क्वांटेनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको इस चैप्टर में पूरा जो ओवरव्यू है जो है ना, मिल गया होगा। वो क्लास 10th में आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में बात की है, तो थोड़ा सा आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी इसके बारे में कि भाई प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, एंड टर्सरीज एक्टिविटी जो है क्या होती है। और फाइनली अब हम क्या करेंगे? तो भाई देखो, क्लास 12th में हो आप, तो क्लास 12th में हर चीज का लेवल बढ़ जाता है। तो इस चैप्टर का भी लेवल थोड़ा बढ़ गया है। हम थोड़ा सा यहां पर डिटेल में जानेंगे टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं किसके बारे में भाई? टर्शरी सेक्टर के बारे में जो है अपनी कुछ गुफ्तगू शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके यूनिट का थर्ड पार्ट है और आखिरी पार्ट है, और इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? टर्शरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, और इसका ही एक सब डिवीजन है जिसका नाम है क्वांटेनरी एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, एक के बारे में और बात करेंगे। वो ये जो चीज है बेसिकली आपका जो मेन जो टॉपिक है आपका, वो क्या है? वो आपका टर्सरी एक्टिविटी है। इसका ही सब डिवीजन है क्वांटेनरी एक्टिविटी और क्वाइनरी एक्टिविटी, ठीक है। उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। अच्छा, क्लास 10th में जब आपने चैप्टर पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसमें इसका भी जिक्र था थोड़ा सा, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई सर्विस देने का काम होता है इसका, यानी कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है और हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इन दोनों को सर्विस देने का जो काम होता है वो किसका होता है भाई? तो इन दोनों को सर्विस देने का काम जो होता है वो हमारे टर्सरी सेक्टर का होता है। तो और इसको हम सर्विस सेक्टर या सर्विस एक्टिविटी सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है भाई? सेवा प्रदान करना। अब यहां पर क्या होता है बेसिकली? यहां पर ना किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, यहां पर किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब लिटरली अगर मैं टर्म्स में जाऊं तो यहां पे कोई उत्पादन नहीं हो रहा। यहां पे हम किसी विजिबल चीज को लेके जो है हम बात नहीं कर रहे हैं हम बेसिकली, है ना। यहां पे जो भी चीजें हैं वो बेसिकली कैसी है, किस टाइप की चीजें? यहां पे इंटेंजिबल चीजें हैं। लेट्स से कि मैंने आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं, चीनी की मिल वाला। चीनी की मिल में आपने क्या किया भाई? चीनी का प्रोडक्शन किया, और अब आपको चीनी जो है मार्केट में ले जानी है या फिर होलसेलर के पास ले जानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप मार्केट में चीनी ले जाओगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अब वो ट्रांसपोर्ट वाला जो बंदा है वो अपना जो ट्रक वगैरह लेके आएगा और चीनी को जो है इधर से उधर जाके ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो उस बंदे ने जो आपको सर्विस दी है, ये किस में काउंट होगी? तो वो टर्शरी सेक्टर में काउंट होगी। अब उसने कोई प्रोडक्शन तो किया नहीं है। अब लिटरली मिनिमम देखें थोड़ा सा, उसने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया, उसने कोई भी उत्पादन नहीं किया। उसने क्या किया है भाई? उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज दी हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं? हम जो है इंटेंजिबल चीजों का जो है प्रोडक्शन करते हैं, जो हमें चीजें दिखाई नहीं देती, उसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हो, है ना, बैंक में जो आपको सर्विसेज मिलती हैं, लेट्स से कि आपने पैसे जमा करे, है ना, जो आप मनी डिपॉजिट करते हो या फिर मनी जो है ड्रॉ करते हो, तो वहां पे आपको कैशियर बैठा होता है, वहां पे कैशियर होता है, पीओ वगैरह होते हैं, तो वहां पे प्रॉपर जो आपको सर्विस देते हैं अपनी, ठीक है। तो वो सर्विस कैसी है?
वो एक्चुअली प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन इंटेंजिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपका काम बन रहा है ना कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो आपको जो है लोन की जरूरत है, आप जो है अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपनी कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको लोन की जरूरत है। आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको पैसा देगा, तो वो क्या हो गया बेसिकली वो सर्विस वाला पार्ट हो गया ना, तो उसको जो हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे और उसको जो है थोड़ा सा उसके अलग अलग जो वर्जन है, सर्विस सेक्टर के जो अलग अलग वर्जन है, इसके कितने टाइप्स हैं, है ना, कौन कौन सी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में जो है इस चैप्टर में या फिर इस यूनिट में जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं इसकी हम बात करें टर्सरी सेक्टर की, अगर हम बात करूं तो बेसिकली हमने ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज। इसमें दो चीजें होती हैं, है ना। इसमें पहली चीज जो होती है इसमें प्रोडक्शन होता है। अच्छा, यहां पर अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पर प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, तो यहां पर सर्विसेज का हो रहा है ना, यहां पर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। अरे एक बात बताओ, मैंने आपको कोई सर्विस दी, आपने वो सर्विस कंज्यूम की है ना, तो वो काइंड ऑफ एक इंटेंजिबल चीज है, वो दिखाई नहीं दे रही है। अब प्रोडक्शन का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं पूरा हाथ पैर चला के कोई चीज बना के आपको दे रहा हूं, वो प्रोडक्शन हो गया, वो तो प्रोडक्शन होता ही होता है। लेकिन यहां पर प्रोडक्शन का सेंस क्या है कि जो भी मैंने आपको सर्विस दी है वो आपने कंज्यूम की है। लेट्स से कि मैं ट्रक वाला हूं और मैं आपके पास आया और आपकी जो है शुगर मिल है, और वहां से जो है मैं पूरा सामान जो है ट्रांसफर करूंगा, तो वो जो चीज है मैंने अपनी सर्विस दिया ना, वो सर्विस को आपने कंज्यूम किया। अगर मैं नहीं होता या फिर कोई और नहीं होता ट्रक वाला, तो आपका सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता, समझ में आया ना। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो हमारी टर्सरी सेक्टर का पार्ट होती है। उसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन, है ना। तो वही लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। ठीक है, आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, है ना। यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है, जैसा हम मान के चलो मैंने कॉटन से जो है पूरी टी शर्ट बना दी, तो इसका आउटपुट ये निकला जो मैं टी शर्ट पहने हूं, है ना। अब यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं। यहां पे जो सारी चीजें वो कैसी इंटेंजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो यहां पर आपका जो भी आउटपुट निकलेगा वो क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैंने आपकी जो चीनी जो है, आपकी जो शुगर जो है, उसको पूरा जो है पैक करके मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब भाई आप मेरे को पैसे दोगे, तो उसका जो आउटपुट निकलता है वो किसके फॉर्म में निकलता है, वेजेस और सैलरीज के फॉर्म में निकलता है। और अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो अगर आप दूसरे सेक्टर से कंपेयर करोगे, प्राइमरी से, सेकेंडरी से, तो ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, वो टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। हमारी इकोनॉमी का जो सबसे ज्यादा पार्ट जो है जीडीपी में जाता है, वो किसका जाता है, वो टर्शियरी सेक्टर के जाता है। अगर मैं प्राइमरी को छोड़ दूं, तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करें और टर्शियरी सेक्टर को कंपेयर करें, तो यहां पर तीनों जो है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। और यहां पर बीच का मिडिल का काम कौन कर रहा है ना, आप देखोगे बिचौलिए का काम कौन कर रहा है, तो हमारा टर्सरी सेक्टर ही कर रहा है। अगर टर्सरी सेक्टर नहीं होगा तो शायद हमारी इकोनॉमी जो है आगे भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर जो मेजर जो पोर्शन है जीडीपी का, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, वो हमारा टर्सरी सेक्टर ही या फिर आप सर्विस सेक्टर ही जो है कंट्रीब्यूट करता है। और आप अगर पूरे डेटा उठा के देखोगे, जितनी भी डेवलप्ड नेशन है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, लाइक अमेरिका, है ना, यूएस की हम बात करें, यूएई की हम बात कर लें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किस में एंगेज्ड है, तो वो जो है आप देखोगे टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहां पर हमें एक चीज और दिखाई देती है कि अगर किसी भी देश को डेवलप्ड होना है तो उसको प्राइमरी से टर्सरी तक का सफर तय करना होगा, है ना। अगर उसको ज्यादा एडवांस बनना है, उसको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा आगे ले जाना है, तो उसको प्राइमरी से, आप देखोगे पूरा अगर 100 साल का डेटा उठा के देखोगे तो आपको ऐसा डेटा दिखाई देगा कि स्टार्टिंग में जब वो अंडर डेवलप्ड थे या फिर डेवलपिंग थे, तो उस टाइम पर उनकी जो इकोनॉमी थी वो किससे चल रही थी, एग्रीकल्चर से, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी से। लेकिन धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी जब ग्रो होनी शुरू होती है, तो यहां पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो टर्सरी सेक्टर का होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन की हमने बात कर ली। दूसरा है जो एक्सचेंजेस। अब एक्सचेंजेस की हम बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे गुड्स का एक्सचेंजेस हो रहा है ना। आप क्या कर रहे हो भाई, आप जो है अपने गुड्स को जो उठा के इधर से उधर कर रहे हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्सचेंज हो रहा है। आप जो है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, वहां से कुछ गुड्स हैं वो इधर ला रहे हो, तो यहां पे एक एक्सचेंजेस का भी प्रोसेस होता है। तो एक्सचेंजेस इन्वॉल्व द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब यहां पे जब एक्सचेंज की बात आती है तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे हर चीज काम आएगी। पहली बात, जब एक्सचेंज की बात आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, तो ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो आप सामान इधर से उधर ले जाते हो, प्लस कम्युनिकेशन भी होता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती है भाई। अब जब कोई भी चीज हो रही है भाई, इधर से उधर हो रही है, आप कोई एक आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है उन सबको कनेक्ट करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। ठीक है, जैसे हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एप्पल, सैमसंग की हम बात करें, है ना, हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, तो ये कैसे चल रही है भाई, तो ये ऐसी ही तो चल रही है, पूरी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं ये, है ना। ये क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखोगे अपने अपने ऑपरेशंस कैसे चलाते हैं, है ना, विद द एफिशिएंट लेवल ऑफ द विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन और यहां पर ट्रांसपोर्टेशन, यहां पर एक्सचेंज का मतलब क्या है कि इन दोनों का एक्सचेंज होता है। विदाउट एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन आप बिजनेस कैसे चला पाओगे, पूरी दुनिया में आपका बिजनेस इतना एक्सपेंड हो चुका है। सोच के देखो, फेसबुक, Amazon, ये ऐसी कंपनी पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर रही है। तो अगर
इनको दुनिया में एक्सपेंड करना है या फिर एक्सपेंड कर रही है तो कैसे कर रही है? तो पहली चीज है इनका जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन है ना, प्लस दूसरा उससे भी जरूरी जो है वो कम्युनिकेशन है ना, जब और कम्युनिकेशन दोनों लेवल पे होता है ना, बिना कम्युनिकेशन के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इनका कम्युनिकेशन अच्छा है, कस्टमर सर्विस अच्छी है इनकी, तभी तो ये काम कर रही है ना। तो यहां पर ये आ जाता है एक्सचेंज का पार्ट है ना। तो एक्सचेंज किसके एक्सचेंज की बात हो रही है? तो सामान के एक्सचेंज की बात हो रही है ना, यानी कि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, प्लस कम्युनिकेशन के एक्सचेंज की बात हो रही है, एक्सचेंज ऑफ द कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके एक्सचेंज की बात हो रही है। वो कैसे होगी? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगी? तो भाई कम्युनिकेशन के थ्रू होगी। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। तो भाई जो दूर दूर के डिस्टेंस की जो ट्रेड है उनको ओवरकम, उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन और प्लस ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये दोनों जो चीजें होती हैं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इन दोनों चीजों की वजह से जो है आज आप देखोगे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनकी जो सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, गुड लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई इन टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट क्या है भाई। तो यहां पे हमने इसको जो है मेनली जो है 4 है ना, ऑल टुगेदर हमने इसको 4 पार्ट्स में जो डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट है? ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ? अब इनको जो हम एक एक करके पढ़ेंगे है ना। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या है ना। कम्युनिकेशन, किस लेवल की कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन के सोर्सेस क्या क्या है, क्या क्या मीडियम है कम्युनिकेशन के। प्लस ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो भाई ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो हमारा अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। चाइना हमसे आगे क्यों है? क्योंकि भाई उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनकी पूरी सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। और सप्लाई चेन आपकी तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आ जाती है ना। जब सामान जो है कम समय में, अब भाई आप देखोगे चाइना वालों ने तो बॉर्डर तक पे वो जो बुलेट ट्रेन होती है ना उनकी पटरियां बिछा ली हैं भाई, है ना। वो हमारे बॉर्डर तक आ गए हैं और वो भी बुलेट ट्रेन से। तो सोच के देखो अगर फ्यूचर में कोई वॉर होता है तो उनका जो सामान है जब वो बॉर्डर तक लाएंगे, जो भी जो आर्म एम्यूनिशन का सामान जो है उनके यहाँ जल्दी जल्दी आ गए, हमारे यहाँ पे आएगा। हमारे यहाँ पे तो अभी भी ट्रेन है वो 100-150 की स्पीड पे चलती हैं। समझ में आया ना। तो अभी हम जो है थोड़ा सा चाइना से पीछे हैं, नो डाउट आने वाले 10-15 साल में हम चाइना से बहुत आगे हो जाएंगे, है ना। चाइना से हम आगे हो जाएंगे, चाइना से हम आगे निकलेंगे, ऐसा भाई सबने प्रोडिक्ट किया है। लेकिन अगर मैं चाइना की थोड़ा सा वो जो बताऊं कि भाई चाइना करता क्या है, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, ऑब्वियस सी बात है आपकी चीजें जो है वो जल्दी होंगी, टाइम कम लगेगा, है ना। और इट्स ऑल अबाउट टाइम, टाइम इज रियल मनी। टाइम ही जो असली आपका जो वेल्थ है ना, टाइम इज अ रियल वेल्थ, टाइम कभी वापस नहीं आता। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसकी हम बात करें तो देखो सर्विस सेक्टर की हम बात करें या फिर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की हम ले लें तो इसमें जो 3 चीजें जो है मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले टर्सरी सेक्टर के बारे में बात कर ली, है ना। तो देखो क्वांटेनरी क्या है, इसका एक सब डिवीजन है, आप बोल सकते हो क्वांटेनरी जो है इसका एक सब डिवीजन है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। और उसके बाद क्वाइनरी जो सर्विसेज है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये दोनों ही टर्सरी सेक्टर या फिर आप बोल सकते हो सर्विस सेक्टर का ही एक सब डिवीजन है। क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसके बाद सर्विसेज के बारे में, उसके बाद कम्युनिकेशन के बारे में। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये पूरा चार्ट देख लेना, और देखो इन चार्ट से ना कुछ एमसीक्यूज बन जाते हैं, है ना। और ये एमसीक्यू जो होते हैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे। ठीक है, जैसे अभी तो 12th में हो, 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दोगे, तो ये सारी जो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखनी पड़ेंगी। नो डाउट ये चैप्टर बहुत इजी है, पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं वो एज कंपेयर टू क्लास 11 ज्योग्राफी बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आपको हल्के में नहीं लेना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ट्रेड और कॉमर्स की हम बात करें तो यहां पर किसकी बात हो रही है? तो यहां पर बात हो रही है बेसिकली खरीदने और बेचने की, है ना। यानी कि आइटम को आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वही क्या कहलाता है? वही जो है ट्रेड कहलाता है ना। ट्रेड का असली मतलब क्या? ट्रेड एंड कॉमर्स का असली मतलब क्या है कि भैया सामान को खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। और इससे जो हमारी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, किसी भी मार्केट प्लेस में आप जाते हो तो वहां पे आपको क्या दिखता है? किसी भी मार्केट प्लेस में चले जाओ तो वहां पे खरीद और बिक्री जो हो रही होती है ना, कोई सेलर होता है वो अपने सामान को बेच रहा होता है, और कोई जो बायर होता है वो सामान को खरीद रहा होता है। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेड और कॉमर्स बोल देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, द कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेयर ट्रेडिंग टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी जहां पर हो रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई भी एक मार्केट प्लेस है ना, कोई भी एक आपके यहाँ पे मार्केट प्लेस है, वहां पर ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। जैसे आपके यहाँ पे होता है ना, जैसे छोटे शहरों की हम बात करें तो सब्जी मंडियां होती हैं, मतलब एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। सब्जी मंडियां होती हैं, वहां पे आप देखोगे सब्जी वगैरह बिक्री होती है, होलसेल में बिकती हैं। वहां पे जो बहुत सारे जो सब्जी वाले होते हैं सब्जियां खरीदते हैं, फिर वही सब्जियां वो अपने गाँव वगैरह में ले जाके बेचते हैं। समझ में आया ना? तो ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चल रहा होता है, ये सारी जो ट्रेडिंग की जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं कहीं भी, तो उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? क्या वो जगह क्या कहलाती है? ट्रेडिंग सेंटर कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए,
अब ट्रेडिंग सेंटर की हम बात करें तो भैया ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर आप रूरल में चले जाओगे, गांव वाले इलाकों में चले जाओगे, तो यहां पर अलग चीज है ना। अर्बन मार्केटिंग सेंटर की हम बात करें ये अलग है ना। रिटेल की बात करें अलग है, होलसेलर की हम बात करें, होलसेल की हम बात करें अलग है। तो इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि भैया गांव में कैसे काम करते हैं चीजें, गांव में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे काम करता है, शहर में कैसे करता है, रिटेल मार्केट में कैसे करता है, होलसेल मार्केट में जो है कैसे करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूरल मार्केट के बारे में। अच्छा, रूरल मार्केट के बारे में बात करें तो या फिर आप बोल सकते हो क्वासी अर्बन, है ना, जो पूरी तरह से जो है शहर भी नहीं है ना पूरी तरह से गांव, लाइक जो टाउन्स होते हैं ना छोटे मोटे, उनकी हम बात करें, आप देखोगे ये वहां पे जो लोकल्स होते हैं उनकी नीड्स को कैटर करते हैं, जो लोकल है वहां के, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो लोकल लोग हैं तो आसपास मार्केट तो देखेंगे ना, उन्हें जो भी उनकी जो डे टू डे लाइफ में जो भी उनको नीड्स होती है, उन सारी चीजें, वो सारी चीजें ऐसा थोड़ा ना कि बाहर से लेने जाएंगे। ऐसा आपने सुना है कभी कि कोई गांव से जो है सीधा दिल्ली या फिर नोएडा वगैरह जा रहा है चीजों को लेने? भाई जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो उनके आसपास ही मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? तो भाई ये जो बहुत बड़ा जो सेंटर है, जो है ना क्वासी अर्बन की हम बात करें, तो ये इनकी नीड्स को जो है सेटिस्फाई करता है, इनकी जो डिमांड्स है उसको मीट करता है। चलिए चलिए, अब यहां पे आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा, मंडीज, है ना, मंडीज, या फिर आप इसे होलसेल मार्केट भी बोल सकते हो। क्यों होलसेल मार्केट में मतलब क्या होता है कि यहां पर जो चीजें हैं वो बल्क में बिकती हैं, है ना, इकट्ठा होलसेल में ले जाओ, थोक में ले जाओ। आपने सुना होगा थोक के भाव ले जाओ। थोक के भाव यही होता है कि भाई आप कोई एक या 2 किलो चीज नहीं लेते, आप बल्क में लेते हो, और उसका मेन पर्पज यही होता है, बल्क में जब आप लेते हो आपको सस्ता पड़ता है और फर्दर आप उसको बेच देते हो किसी को, है ना, ज्यादा प्राइस में। तो ये सारी चीजें क्या होती है, होलसेल वाली हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे एक तो रिटेल मार्केट देखने को मिल जाएंगे, है ना, और यहाँ पे आपको मंडीज देखने को मिल जाएंगी। रिटेल मार्केट जो नॉर्मली होता है डीमार्ट वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जैसे गांव में आप जाते हो या फिर आप थोड़े से जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं, है ना, वहां पे आप जाते हो तो यहाँ पे पीरियोडिक मार्केट लगते हैं। आपने सुना होगा वेडनेसडे मार्केट, है ना, संडे मार्केट, बुध बाजार, बृहस्पति बाजार। ये हमेशा नहीं लगते, एक टाइम पे लगते हैं, इनका कोई एक पर्टिकुलर दिन होता है, तो उस टाइम पे जो है मार्केट लगते हैं, और वहां पे जो लोग आते हैं और अपने हफ्ते भर की जरूरतें, जो भी जरूरतें होती हैं उसको पूरा कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पहले लगा करता था, है ना, तो मम्मी वगैरह हमारी जो है जाया करती थी इधर, और वहां पे आप देखोगे वहां पे सब्जी भी मिलती है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, है ना, जो डे टू डे जो लाइफ में जो यूज होने वाली जो एसेसरीज वगैरह हैं वो भी वहां पे मिलती हैं। तो वो जो है हफ्ते भर का सामान वहां से लोग ले आते हैं, और ये डेली नहीं लगते, इनका कोई एक स्पेसिफिक दिन होता है ना, ट्यूसडे मार्केट, है ना, मंगल बाजार, बुध बाजार। तो आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है, नहीं सुना तो अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको पता होगा। तो जनरली यहाँ पे ऐसे मार्केट लगते हैं। अच्छा, और इनका कोई क्या होता है, इनकी स्पेसिफिक डेट होती है, ऐसा नहीं है कि डेली लगेगा, है ना, स्पेसिफिक डेट होती है। और आप देखोगे जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि भाई देखो गांव है, अब वो जो शॉपकीपर है वो किसी गांव में आया, अब वहां पे मंगल को आया, मान के चलो मंगल को जो है, ट्यूसडे को जो है मार्केट लगता है, ठीक है, अब ट्यूसडे को मार्केट लगता है, वो अपना सारा सामान बेचेगा। अब अगले दिन थोड़ा लगेगा, अगले दिन कहीं और लग रहा होगा। तो ये मूव करते रहते हैं, है ना, ये मूव करते रहते हैं, इनको पता होता है कि किस जगह कौन सा मार्केट लग रहा है, ये जाते हैं और वहां पे जो है अपने सामान को बेच देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे देख रहे हो ना, ये देखो, ये मान के चलो मार्केट लगता है, ये भाई साहब जो है ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पे रहते होंगे, आज के दिन मार्केट लगा है तो ये सामान बेच रहे हैं, उसके बाद आप देखो कहीं और लगेगा, किसी दिन कहीं और मार्केट लगेगा तो वहां पे चले जाएंगे, आसपास में जो है ये लोग अपने सामान को बेचते रहते हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं बेसिकली रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, ठीक है। अब ये जो है रूरल जो पॉपुलेशन है या फिर क्वासी अर्बन पॉपुलेशन जो है उसकी डिमांड्स को मीट करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या एक तरह का सर्विस सेक्टर है भाई, सर्विस ही तो दे रहे हैं ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा एडवांस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको शहर की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शहर की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या मिलेगा, बिग बाजार। बिग बाजार का नाम सुना होगा आपने, है ना, डी मार्ट का नाम सुना होगा आपने। आजकल तो वो जेप्टो वगैरह बहुत चल रहा है, जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह बहुत चल रहा है। ये भी एक तरह का आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैं, और जो अर्बन जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड्स को मीट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसकी जो है यहाँ पर बात की जा रही है। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे जो मार्केट सेल्स ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, हर तरीके जो सामान जो है ना, ऑर्डिनरी से लेके स्पेशलाइज्ड गुड्स सर्विसेज की हम बात करें, ये सारी चीजें आपको मार्केट में मिलेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? मार्केट फॉर लेबर, हाउसिंग, है ना, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल लाइक टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर्स ऑल्सो डेवलप। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर अगर इस अर्बन की बात करें, अर्बन मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे आपको हर तरीके का जो है, हर एक प्रोफेशन का, हर एक सर्विस देने वाला जो बंदा मिल जाएगा आपको। कुछ भी आपको खरीदना है, लाइक कोई प्रोफेशन की हम बात करें, जैसे मैं टीचिंग की बात करूं, टीचिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ सर्विस, है ना, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, है ना। तो अगर आप देखोगे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पे आप पढ़ने जाते हो, तो गांव में कोई सुना है आपने इंस्टीट्यूशन? ज्यादातर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं शहर में होते हैं, तो लोग पढ़ने जाते हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर अर्बन में, सेंटर में देखने को मिल जाएंगी। आपको हर तरीके की चीज, लाइक आपको अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए, आपको सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी एक्स वाई जेड, आपको कुछ भी चाहिए आपको, है ना, वो आपको जो यहां पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो,
अब जैसा रिटेल की हम बात करें, अब रिटेल ट्रेडिंग की, देखो इन दोनों की बात कर ली हमने, रिटेल की बात कर लेते हैं। रिटेल में क्या होता है, रिटेल में सिंपल सा है, आपके यहां पर कोई पास में बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, स्टेशनरी की शॉप होती है ना, वहां पे आप जाते हो, आपके आसपास होगी, जहां पर एक स्टेशनरी की शॉप होगी, एक ग्रोसरीज की शॉप होगी, वहां पे आप जाके सामान खरीदते हो। अब ये मत कहना सर ये नहीं होती, अरे सबके यहाँ पे होती है, हर गली में होते हैं। तो वो जो है वो क्या है, बेसिकली वो सारे के सारे रिटेलर्स, यानी कि रिटेलर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। होलसेलर कौन होते हैं, होलसेलर वो होते हैं वो पहले रिटेलर को बेचेंगे और रिटेलर तुम्हें बेचेगा, है ना। वो यहां पर रिटेलर जो होता है वो एक मीडियोकर का काम करता है, मीडियम, एक आप बोल सकते हो मीडियम, है ना, मिडिल मैन की तरह काम करता है, मिडिल मैन की तरह जो है वो काम करेगा। रिटेलर की हम बात करें, होलसेलर जो होता है थोक में बेचता है, एक बल्क अमाउंट में जो है वो अपने सामान को बेचेगा और उसको थोड़ा प्राइस बढ़ा के वो रिटेलर जो है कंज्यूमर को बेच देता है। क्लियर हुआ। तो यहां पर रिटेलर कौन है भाई, रिटेलर वो है जो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दिस ट्रेडिंग इज थ्रू द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टोर स्मॉल शॉप। हाँ, अब देखो, अब ये ट्रेडिंग कैसे होती है, आप देखोगे आपकी गली के आसपास जो है छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, है ना, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स भी होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स भी होते हैं, जैसे बिग बाजार की हम बात करें, है ना, इंस्टामार्ट की बात करें, है ना, रिलायंस रिटेल स्टोर की बात करूं, रिलायंस का रिटेल का स्टोर जो होता है ना, आप जो भी बच्चे शहर में होते होंगे उन्हें पता होगा। तो यहां पर आप जाके जो है कोई भी चीज खरीद सकते हो। क्लियर हुआ। अच्छा, the chain store buy commodity in a bulk and then hire skilled specialist for executive task। अब देखो क्या, अब जैसे आप वहां पे जाते हो, है ना, वो कॉमोडिटी जो होते हैं ये लोग बल्क में करते हैं, लेते हैं बल्क में कॉमोडिटीज, और फिर आप देखोगे जो चेन स्टोर जो होते हैं, बहुत सारी जो चेन्स होती है ना, जैसे डी मार्ट की चेन हो गई, रिलायंस रिटेल की शॉप हो गई, तो यहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो स्किल्ड वर्क जो लेबर जो है वो आपको मिल जाएगी, स्किल्ड स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सामान लेने में या सामान ढूंढने में, तो आपकी हेल्प करते हैं वो बेसिकली। और ये लोग क्या करते हैं भाई, बल्क में सामान लेते हैं और डायरेक्टली जो है कंज्यूमर को बेच देते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे, इसके अलावा क्या भाई, तो इसके अलावा आप देखोगे स्ट्रीट पैडलिंग वाले लोग मिल जाएंगे, वैसा होता है ना, वो गली में जाते रहते हैं, है ना, वो कोई भी सामान बेचते हैं भाई, है ना, वो नान खटाई वाला आता है, एक तो मजाक कर रहा हूँ, वो तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, नान खटाई वाला, एक वो आता है बेसिकली, कोई भी चीजें जो फ्रूट्स वगैरह बेचने आते हैं, आपने देखा होगा फ्रूट्स वगैरह जो आता है, आपकी जो गली होगी, आपकी जो सोसाइटी होगी, उसमें जो है ये सारे बेचने आते हैं। क्लियर हुआ। तो ये सारे लोग आते हैं, है ना, हैंडक्राफ्ट हो गया, ट्रक्स वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा वो वाले ट्रक होते हैं जो अपने साथ में एक पूरा जो है एक कैफे को कैरी करते हैं, वो ट्रक होगा, ओपन ट्रक होता है, और उसमें वो फूड वगैरह जो है कैरी करते हैं, एक जगह ट्रक खड़ा कर लेते हैं, वहां पे जो है वो खाने पीने का सामान बेचते हैं। तो ये सारी जो चीजें वो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखो ये आपको समझ में आ जाएगा इसको देख के, ठीक है ना। ये कुछ क्या है, ये हमारा एक ग्रोसरी वाला शॉप है। तो ये क्या, ये जो भाई साहब देख रहे हैं आपको कौन है, ये रिटेलर, ये आपको देंगे डायरेक्टली कंज्यूमर को देंगे, ठीक है, इन्होंने किसी से खरीदा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब होलसेलर की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या करता है भाई, होलसेलर जो होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहा, वो जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेट्स से पार्ले बिस्किट, है ना, तो पार्ले बिस्किट का क्या होता है, पार्ले बिस्किट की बहुत सारी एजेंसीज वगैरह होती हैं, है ना। अब जो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे जो है डायरेक्टली लेते हैं, ये इनका कॉन्टेक्ट होता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। जो मैन्युफैक्चरर होगा वो इनको डायरेक्टली सेल करेगा होलसेलर को, और होलसेलर जो है बल्क में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक का दुक्का एक दो बिस्किट के पैकेट ले लेंगे, बल्क में लेंगे, और वो सारा जो सामान है वो किसको देंगे, वो सारा जो सामान है वो रिटेलर को बेच देंगे। ठीक है, तो भाई ये जो लोग हैं वो डायरेक्टली किससे डील कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर से डील कर रहे हैं। क्लियर हुआ। और एक इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएटरी मर्चेंट का काम कर रहे हैं। क्यों, क्या आप देखोगे वो डायरेक्टली उससे लेंगे मैन्युफैक्चरर से, और किसको देंगे, रिटेलर को देंगे, रिटेलर जो है किसको देगा, कंज्यूमर को देगा। पूरी एक चेन बनी हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए होगे इतना। क्लियर हुआ। और आप देखोगे यहां पर, है ना, जो मर्चेंट्स वगैरह जो होलसेलर जो होते हैं वो यहां पर रिटेलर को उधार पे भी देते हैं, आपने देखा होगा, मतलब सेल को बढ़ाने के लिए कि भाई अभी तू ले जा सामान और पैसा मैं बाद में दूंगा क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे भी जो है यहाँ पर उधारी पे भी बहुत सारे जो होलसेलर होते हैं वो अपना सामान दे देते हैं। क्लियर हुआ, ताकि उनकी सेल बढ़ जाए। बहुत अच्छी बात है, अगर माल अच्छा हुआ तो सेल बढ़ जाएगी, पेमेंट भी टाइम पे हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम दूसरे टाइप के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना। ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, मैंने बताया ना, ट्रांसपोर्ट एक भाई बहुत जरूरी है। क्यों, ट्रांसपोर्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है ना। ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, ट्रांसपोर्ट अच्छा कब होगा, ट्रांसपोर्ट कब अच्छा होगा, अगर सामान जो है टाइम से नहीं पहुंच रहा, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह टाइम से नहीं पहुंच रहे, तो फिर चीजें कैसे हो पाएंगी। सोच के देखो, पहले सड़कें बहुत खराब हुआ करती थी, जाने में घंटों घंटों लगते थे। आज के टाइम पर सड़कें बहुत अच्छी हैं, है ना, नितिन गडकरी साहब ने काम बढ़िया करवाया है। तो वहां पर आप देखोगे तो रोड इतनी, अब इंडिया में ऑलमोस्ट सारी रोड बहुत अच्छी हो गई है। तो अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है कि हमारा जो ट्रेडिंग रूट जो है और हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। क्योंकि मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट टाइम, टाइम इज मनी। टाइम से चीजें हो रही हैं तो यहां पर सारी चीजें, आपकी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, जैसे हम अगर बात करूं ना नेपोलियन की, तो नेपोलियन ने भी अपने टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे से ग्रो करवाया था। उसका मानना था किसी भी देश में अगर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अगर इंप्रूव है, बहुत अच्छा है, इंप्रूव हो रहा है या फिर बहुत अच्छा है, तो वहां की इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। उसका मानना तो सच में ये बात सही है। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, ये भी एक टर्शियरी एक्टिविटी में आती है।
और इसमें आप देखोगे इसमें लोग, मटेरियल की हम बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विसेज हैं उनको जो है फिजिकली कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात बोल दी सर आपने, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में ही होता है। यहाँ तो आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप कहीं जाते हो, तो आज के टाइम पर देखो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप तो सिर्फ प्लेन से घंटों घंटों लगते हैं, है ना। मान के चलो आप अगर कन्याकुमारी से अगर आप मान के चलो हाँ कश्मीर से कन्याकुमारी जो सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है आप कवर कर रहे हो, तो वैसे अगर आप वैसे नॉर्मली आओगे, आप बस से आओगे, ट्रेन से आओगे, तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लेन से आओगे तो सिर्फ आप 6 से 7 घंटे में आ जाओगे, है ना। तो यहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्लियर है। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो यहां पे वही जो कोई भी चीज जो लोगों को, मटेरियल्स को, जो फिजिकल जो मटेरियल है उसको जो है कैरी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को कैरी कर रहा है, तो वो जो है हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का पार्ट हो जाएगा, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना तो उसमें कुछ चीजें आती हैं, है ना। तो जब ट्रांसपोर्ट की बात होती है तो उसमें देखो एक तो आता है डिस्टेंस, और दूसरा आता है टाइम, और तीसरा आता है कॉस्ट। समझ में आया? यानी कि जैसे मान के चलो कोई भी आपने डिस्टेंस देखी, मान के चलो मैंने डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी देखा और मैंने बोला कि भाई डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी जो है वो 1000 किलोमीटर दूर है, कि ठीक है सर। अब इस चीज को मैं कैसे बोल सकता हूं, इस चीज को मैं और कैसे बोल सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि भाई डिस्टेंस, अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भाई 1000 ए से बी जाने में आपको करीबन जो है 10 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने यहां पर डिस्टेंस जो है वो टाइम की टर्म में बता दिया, है ना। और यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं यार ए से बी जगह जाने में आपके करीबन जो है 2000 रुपए लगेंगे। तो मैंने जो है यहां पे डिस्टेंस जो है कॉस्ट के टर्म में बता दिया, क्लियर हुआ। तो यहां पे समझो थोड़ा सा, डिस्टेंस की जब बात आती है ना, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पे 3 चीजें देखते हैं, है ना। तो देखो वाइल सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहां पे जब कोई भी मोड सिलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से हमने बोला कि भाई हम जो है अपने जो शुगर है वो उसको जो है हम ट्रक से भेजेंगे, है ना, प्लेस ए से बी तक, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम 3 चीजें तो कंसिडर करेंगे ना। पहली बात टाइम कितना लगेगा, मैंने बोला कि सर ए से बी जाने में आपको 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या करूंगा, डिस्टेंस, कि सर कितने किलोमीटर दूर है, कि भाई ए से बी जो 1000 किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है, अब बताओ कि मैं जो अपनी शुगर भेज रहा हूं ए से बी तक, तो कितनी कॉस्ट आएगी मेरे को, तो मैंने बोला सर आपको 2000 रुपए कॉस्ट आएगी, क्लियर हुआ। तो यहां पर हम 3 चीजें, जब भी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो हम यहां पर 3 चीजें लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो 3 चीजों में हम जो है मेजर कर सकते हैं, तो किलोमीटर में कर सकते हैं, है ना, टाइम में कर सकते हैं, टाइम की हम बात करें, और फिर आप देखोगे कॉस्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं कितना एक्सपेंस आएगा, क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब हम बात करें किसकी, एक ट्रांसपोर्ट की जब बात होती है ना, तो एक टर्म का यूज होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोक्रोम, है ना। क्या बोलते हैं, आइसोक्रोम। अच्छा, आइसोक्रोम्स की हम बात करें तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि मान के चलो ये आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना, ये देखो फटाफट से, ये देखो ध्यान से, है ना। अब इसका मतलब सिंपल सा होता है कि हम पूरा एक मैप ड्रॉ करेंगे, है ना, और जितनी भी जगह जो है, जितनी भी प्लेसेस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे जो है, यानी कि यहां से अगर यहां से यहां पे जाओगे आप, है ना, यहां से यहां तक, यहां से आप देखो यहां से यहां तक जाओगे, कहीं भी चले जाओ आप, देखो यहां से यहां तक चले जाओ, यहां से यहां तक चले जाओ, है ना, यहां से यहां तक चले जाओ, ये सारा जो आपको इक्वल डिस्टेंस आएगा। तो हमने एक मैप बना दिया है, हमने पूरा एक मैप बना दिया है कि किसी भी जगह पॉइंट ए से बी तक जा रहे हो, इधर से इधर जाओ तब भी उतना टाइम लगेगा, इधर से उधर जाओ तब भी उतना टाइम लगेगा। तो एक पूरा हमने ऐसा मैप बना दिया है जो कि आपको दिखाता है कि इस पॉइंट से कहीं भी चले जाओ आप, इधर चले जाओ, है ना, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, तो वो सारा जो है आपको इक्वल टाइम दिखाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोक्रोम, ठीक है। तो आइसोक्रोन लाइंस आर ड्रॉ ऑन ए मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम। मतलब यहां से यहां तक जा रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो, तो ये डिस्टेंस जो है टाइम के टर्म में बताती है कि भाई बराबर जो है समय लगने वाला है। आप चाहे यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, ठीक है, क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ, हाँ या ना, इतनी चीजें बताओ, है ना, क्लियर हो। जैसे यहां से यहां तक जाओगे, यहां से यहां तक जाओगे, तो पूरे जो इन्होंने इस पॉइंट से बता रखा है कि यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, चाहे यहां से यहां चले जाओ, चाहे यहां से यहां जाओ, यहां से यहां पे जाओ, यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, तो टाइम जो है सेम लगने वाला है। तो इसका इन्होंने एक जो है मैप बना दिया। ये जो टर्म है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाइक हम बात करें बोर्ड में भी आ सकता है, या फिर हम बात करें सीयूईटी के एग्जाम में भी ये सारी जो टर्म्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए काफी जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो मेन सवाल आता है ना, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो जो ट्रांसपोर्ट का फैक्टर होता है, कौन कौन सी चीजें जो होती हैं। मतलब अगर आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे ट्रांसपोर्ट कहाँ का बहुत अच्छा होगा, कहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा, कहाँ का बहुत बेकार होगा, है ना, कोई तो फैक्टर्स होंगे जो उसका फैक्ट करते होंगे। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, एक तो भाई डिमांड, और दूसरा क्या भाई सर, दूसरा है रूट। मतलब देखो पहली चीज ये है कि एक ऐसी जगह जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर रोड नेटवर्क जो है उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो पहाड़ होते हैं ना, माउंटेन्स में चले जाओ आप, वहां पर इतना ज्यादा जो है, यहां पर आप देखोगे
ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं है। मतलब अगर मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन को छोड़ दूं तो कुछ जगह ऐसी हैं बिल्कुल रिमोट प्लेसेस होते हैं, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, वहां पे रोड नेटवर्क उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता, तो वहां पे आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। तो पहली चीज क्या भाई, डिमांड है ना। अब उस जगह पे कोई भी जगह जो है, मान के चलो कोई भी ए जगह है, अब वहां पर कोई भी पॉपुलेशन है नहीं, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज होंगी वो भी बहुत कम होंगी, होंगी भी तो लोकल वाली होंगी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। अब यहां पे पहली बात हो रही है कि ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है। पहली चीज है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि किसी पर्टिकुलर जगह में पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन बहुत कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा। उसी की बात कर रही है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। अब ये भी डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है कि देखो जहां पर स्टैंडर्ड बहुत अच्छे होंगे, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है वहां पे सड़कें भी अच्छी होंगी, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं भाई, लोगों के पास परचेजिंग पावर है ना वहां पे। क्योंकि अगर अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डिमांड है, आप डिमांड करोगे अच्छी अच्छी चीजों की, महंगी महंगी चीजों की, तो महंगी महंगी चीजें बाहर से आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर पूरा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा। अब सोच के देखो, जहां पर गरीब लोग रह रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स उतने ज्यादा नहीं है अच्छे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन उतना ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप बोल सकते हो वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज डिमांड होगी, दूसरा हो गया रूट। अब रूट की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, बेसिकली इसमें आ जाती है थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीज आ जाती है, प्लस एरिया कैसा है ना। अब हम एक बात करें, बहुत ही रिमोट एरिया है, बहुत रिमोट एरिया है ना, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, लोग कम रहते हैं, सड़कें बेकार हैं, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है क्या ही होगा, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। अब एक एरिया बहुत ज्यादा पॉश एरिया है ना, वैसे मैं बात करूं दिल्ली की बात करूं, नोएडा की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, मैं बैंगलोर की बात करूं, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है ना यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लोग जो है, पैसा है लोगों के पास में, है ना, और लोगों के पास में डिमांड है। तो देखो इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द सिटी, है ना, लोकेशन पे डिपेंड करता है। लोकेशन क्या है भाई, टाउन है, विलेज, लोकेशन सिटी की लोकेशन क्या है, टाउन की लोकेशन क्या है, वो जो गांव है उसकी लोकेशन क्या है ना, वहां पर थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, है ना। अब वहां पर पता चले कि कोई भी रॉ मटेरियल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहां पर, ना बिजली आती है वहां पर, कुछ भी नहीं आता वहां पे, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे कोई क्यों आएगा। क्लियर हुआ? चलिए, नेचर ऑफ लैंडस्केप, ये भी बहुत डिपेंड करता है। अब सोच के देखो, वो जो जहां की ट्रेन ऊंची नीची होती है, लेट्स से मैं हिमालयाज की बात करूं, अब हिमालयाज में जितना ऊपर चलते जाओगे तुम, जितना ऊपर पहाड़ों पे चलते जाओगे, उतने तुम्हें लोग कम मिलेंगे, उतना तुम्हें वो जो पूरा ट्रांसपोर्ट होगा, वो भी ट्रांसपोर्टेशन भी कम मिलेगा आपको वहां पे। ठीक है, तो वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो वहां का वेदर है, जो वहां की ट्रेन है ना, वो भी जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, वो भी बहुत ज्यादा क्या क्या करती है, वो भी बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट करती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन को। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से, आई होप इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो भाई दो चीजें अफेक्ट करती हैं, एक तो रूट, ये रूट कौन सा है भाई, किस रूट से जा रहे हो आप, और दूसरा जो है डिमांड। डिमांड और रूट दोनों ही अफेक्ट करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा हम बात करें, यहां पे दो चीजों की बात हुई है, एक तो बात हुई है भाई नोट्स की, और दूसरी बात हुई है लिंक्स की। अभी किसकी टर्म में बात हुई है भाई, तो ये केमिस्ट्री के टर्म में बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है ट्रांसपोर्ट के टर्म में। तो अब देखोगे, अ नेटवर्क इज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। एक नेटवर्क को आप अच्छा रोड नेटवर्क कब बोलोगे, एक नेटवर्क को, एक आप बोल सकते हो एक नेटवर्क को आप एक अच्छा, एक वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब बोलोगे आप, जब वो जो है नोट्स और लिंक से मिलकर बना हुआ है। अब सर ये नोट्स और लिंक क्या है, अब ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, होते क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म है। अगर हम बात करूं नोड की, अ नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स। अब मान के चलो, देखो ये यहां पे ध्यान से फिगर देखो, है ना, ये क्या है, देखो ध्यान से देखना फटाफट से, है ना, ये देखो ये क्या है भाई, ये हमारे नोड्स है, टू मीटिंग पॉइंट है, मतलब मेरी गाड़ी यहां से निकली, है ना, और यहां पे पहुंची, और फिर यहां से कनेक्टेड है ना, ये मान के चलो ये यहां से कनेक्टेड है ना, तो प्रॉपर लिंक है ना यहाँ पे, यानी फिर ये देखो, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये क्या हमारे नोड्स है। क्लियर हुआ? और इनको जोड़ने वाली ये क्या है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, जो इनको जोड़ रही है, वो क्या है, वो लिंक्स है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर ये बहुत अच्छा लिंक है, मतलब हमारे जो रोड नेटवर्क हैं वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, एक दूसरे से जो हमारे रूट दिख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोड्स, ये अगर वेल कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये क्या शो करता है कि भाई किसी भी देश का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि उनका जो रोड नेटवर्क है बहुत एफिशिएंट है, वो ये चीज दिखाती है ना, नोड्स और लिंक। तो वही उसी की बात हो रही है, नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स। और एक रूट ये है, मान के चलो एक रूट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ए नोड हो गया, ये बी नोड हो गया और सी नोड हो गया। अब इनको आपस में जो जोड़ रहा है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ? ये आपस में जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप बोल सकते हो वेल कनेक्टेड है, ये वेल कनेक्टेड नोड्स हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, देखो ये हमारी जो कनेक्शन का जो काम है वो लिंक कर रही है, और ये क्या है, ये नोड्स है ना। ये नोड्स क्या है भाई, जो रूट होते हैं, है ना, एक रूट को दूसरे रूट से जो कनेक्ट करता है वो कौन करता है, लिंक्स
क्लियर हुआ? तो ये हमारे देश में अगर हम बात करें, अगर ये वेल कनेक्टेड है, सारी रोड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ट्रेड बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो फ्लरिश होगा वहां पे, है ना? क्यों क्यों होगा? क्योंकि रोड जो है बहुत अच्छी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसी की बात की जा रही है। एंड एवरी रोड दैट जॉइंस एनी टू नोड्स इज कॉल्ड लिंक। मतलब जो नोड्स है, यानी कि जो ए रूट है, बी रूट, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो लिंक्स कर रही है। अगर ये वेल कनेक्टेड है तो आप बोल सकते हो किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कम्युनिकेशन पे भाई, है ना? कम्युनिकेशन से ही सब कुछ ठीक होता है। देखो आपका कम्युनिकेशन लेवल बढ़िया है, बात अच्छे से करना आता है, तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। समझ में आया? कुछ गलत मत निकालना। मतलब अगर आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, है ना, कम्युनिकेशन से ही क्या होता है, गलत फहमियां दूर होती हैं। बात करो, मान जाएगा, है ना, या फिर मान जाएगी। क्लियर हुआ? वैसे में कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कम्युनिकेशन, एक परफेक्ट कम्युनिकेशन से क्या होता है भाई, चीजें जो है बहुत ज्यादा स्मूथली काम करती हैं। आप सोच के देखो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ये स्मूथली चल कैसे रही हैं, है ना? विद द हेल्प ऑफ गुड कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसी की हम जो है बात करेंगे। कम्युनिकेशन के जो अलग अलग मीडियम्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कम्युनिकेशन की हम बात करें, अब इनकी हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। कम्युनिकेशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज, है ना, ये सारे क्या है, ये कम्युनिकेशन का जरिया है। चलिए यहाँ पे आप अपने जो शब्द हैं उनको ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, कम्युनिकेशन होता है ना। ये तो जैसे हम बात करें एंशिएंट टाइम की, तो भाई उस टाइम पर क्या होता था, खत लिखे जाते थे, खत पत्र लिखे जाते थे। कबूतर जा जा जा, वो कबूतर जो है वो लेके जाया करता था पत्र, जो लेटर हुआ करता था, है ना? आपने कभी लिखा है किसी के लिए लेटर? है ना, आज भी लिखते हैं लोग, है ना, आज भी लिखते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा डिजिटल का जमाना आ गया ना, थोड़ी ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था, है ना, पहले भी कम्युनिकेशन हुआ करता था, लेकिन उसका जो प्रोसेस था बहुत ज्यादा स्लो था, बहुत ज्यादा स्लो था। ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। आज के टाइम पर तो तमाम चीजें आ गई हैं। दुनिया के आप किसी भी कोने में बैठे हो, आपके पास नेट होना चाहिए, आप किसी से भी जो है कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे हुआ क्या, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन एज मैसेज वर कैरिड बाय हैंड, एनिमल्स, बोट, रोड्स, रेल एंड एयर। अब सोच के देखो, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो भाई ऐसा थोड़ा ना सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ में जब कोई एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो बहुत सारे मैसेजेस लेके भी जाता है। आपने देखा होगा ना, आप कोई चिट्ठी जो है, आप जैसे आप फॉर एग्जांपल हम बात करें, जो आपका पोस्टमैन जो होता है, अब तो पोस्टमैन बहुत कम ही होते हैं, कहाँ वो जमाने गए अब तो। ठीक है, जैसे आपने कोई लेटर लिखा तो पोस्टमैन जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, तो उस सामान के साथ में आपका लेटर भी जाता है। ठीक है, तो भाई ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गुड्स का ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके अलावा जो आप देखोगे वहां पे कुछ मैसेजेस वगैरह भी जो है सेंड किए जा रहे हैं लेटर्स के थ्रू। तो उसी की बात जो यहाँ पर की जा रही है। अब हुआ क्या भाई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब नई टेक्नोलॉजी से हुआ क्या, फोन से सैटेलाइट, है ना, फोन, सैटेलाइट, टेलीफोनी, ये सारी जो चीजें आई, इससे हुआ ये कि ये सारी चीजें बंद हो गई। लेकिन देखो चीजें वही हैं, मतलब हमें जो है इंफॉर्मेशन सही टाइम पर पहुंचानी है और सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन को हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एक तो भाई टेलीकम्युनिकेशन, है ना, टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, तो भैया यहां पे हम बहुत ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिग्नल के थ्रू जाते हैं, है ना, सिग्नल के थ्रू। सिग्नल का तो वैसे दोनों में काम है, तो आप सिग्नल के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहे हो। अब इसमें आपका टेलीफोन भी आ जाता है, मोबाइल भी आ जाते हैं, है ना, यहाँ पे टेलीग्राफ भी आ जाता है। टेलीग्राफ क्या होता है, तो भाई स्टार्टिंग में तो टेलीग्राफ ही बना था, जैसे आप देखोगे ना, ये टेलीग्राफ है, ये, है ना, ऐसा ये मोर्स है ना, मोर्स कोड है। तो टेलीग्राफ में क्या होता था, हम जो है मैसेज किसी को सेंड किया करते थे, और वो किसी सिग्नल के थ्रू, वो जो सिग्नल्स होते हैं उसके थ्रू जो है वो मैसेज जाया करता था। टाइम टेकिंग प्रोसेस था थोड़ा सा, है ना। लेकिन इसने बहुत सारी चीजें जो है, आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात करें, 1 की बात करें, तो उसमें वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत काम किया इसने, है ना। जैसे हम बात करें दूसरे का मोर्स कोड की हम बात करें, तो यहाँ पे हम कोड्स के थ्रू जो है, कोड्स के थ्रू इसका यूज जो है वॉर में बहुत किया गया था, मोर्स कोड का। ठीक है, तो एक मोर्स करके कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े इन्वेंटर थे, उन्होंने बनाया था, है ना। और इन मोर्स कोड की हम बात करें तो यहाँ पर जो है कोड्स की फॉर्म में जो है मैसेजेस भेजे जाते हैं, है ना। अल्फाबेट को कोड्स में कन्वर्ट करके जो है कुछ यहाँ पे भेजा जाता है। टेलीएक्स की बात करें तो ये सब जो है मीडियम क्या है, ये टेलेक्स की हम बात करें, हम टेलीग्राफ की बात करें, मोर्स कोड की हम बात करें, तो ये सब जो है थोड़ा सा 30-40 साल पहले की बात करेंगे, हम 50-60 साल पहले की बात करेंगे, तो उस टाइम की थोड़ा सा यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये मीडियम थे कम्युनिकेट करने के जो है थोड़े बहुत मीडियम थे। ठीक है, हुआ क्या भाई, इन लास्ट सेंचुरी नाउ सैटेलाइट, मोबाइल टेलीफोन एटसेट्रा आर यूज्ड। अब भाई अगर हम बात करें लास्ट सेंचुरी की, हम बात करें, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, इनको तो आए हुए, अगर मोबाइल टेलीफोन की बात करूं मैं, और ये सैटेलाइट्स वगैरह की बात करूं, तो इनको मुश्किल से आए हुए 30-40 साल हुए, है ना। ये भी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। तो आज के टाइम पर जो हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, आपको किसी म्यूजियम में रखे हुए मिल जाएंगे, या आपको जो है किसी म्यूजियम में रखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन आज के टाइम पर इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। क्लियर हुआ ना? तो हुआ क्या, देखो टेक्नोलॉजी बदली, इनोवेशन हुआ, और आप देखोगे कि यहां पर आप देखोगे कि चीजों ने जगह बदल ली। अब जो है मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो है
वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। क्लियर हुआ? लेकिन चीजें वही हैं, है ना। यहाँ पे मेन जो मकसद है वो क्या है? कम्युनिकेट करना, है ना, कम्युनिकेट करना। चलिए अब मास मीडिया कम्युनिकेशन की बात करें, मास मीडिया कम्युनिकेशन की। तो मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप अपने मैसेज को बहुत सारे लोगों में, एक मास अमाउंट में जो लोग हैं उनको पहुंचाना चाहते हो। लेट्स से आप टीवी में न्यूज वगैरह देखते हो ना, तो क्या मास मीडिया हो गया? मास मीडिया वही तो है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर, जैसे आपके जो भी आपके जो पेरेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, सीरियल्स वगैरह देखते हैं, वो भी क्या है? वो भी एक पार्ट है मास मीडिया का, मास 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 टीवी का पार्ट है भाई वो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है, आप न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं, आप देखते होगे, है ना। क्लियर हुआ ना? तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता यह है कि आप मैसेज को पहुंचाना चाहते हो, लेकिन मैसेज किसी एक इंसान को नहीं आ रहा, वो वास्ट ऑडियंस को जा रहा है ना। तो ठीक है, पूरा टेलीकास्ट हो रहा है वो वास्ट ऑडियंस को। क्लियर हुआ? चलिए जैसे हम बात करें रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर भी क्या है? एक तरीके का मास मीडिया है। अब रेडियो की हम बात करें, रेडियो पहले बहुत चलता था, आज से आप 20 साल पहले देखोगे रेडियो बहुत चलता था। उस टाइम पर टीवी उतना था नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वगैरह चलते थे, तो यहाँ पर लोग जो है रेडियो को लगा के, सिग्नल अच्छा आता था उस टाइम पर, और आप देखोगे रेडियो के थ्रू जो है ये लोग सुना करते थे। क्लियर हुआ? उसके बाद आप देखोगे फिर टेलीविजन आ गए, है ना, ये जो टाटा स्काई, फिर सैटेलाइट वाला सिस्टम आ गया, सैटेलाइट के सीधे सिग्नल आएंगे और आपकी टीवी में जो है, आपकी टीवी में बढ़िया जो है आप न्यूज वगैरह देख सकते हो, मूवीज वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो टाटा स्काई की हम बात करें, एयरटेल की बात करें, तो आपको पता होगा। क्लियर हुआ ना? तो भाई समय के साथ साथ जो है, जैसे इंटरनेट का रिवॉल्यूशन हुआ, जियो का रिवॉल्यूशन हुआ, तो आज के टाइम पर आप देखोगे कि आज के टाइम पर तो सबके पास ही जो है कुछ ना कुछ होता है, सबके पास ही जो है डेटा, तो सबके पास होगा, किसी के पास खाने को कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके बाद डेटा तो होगा फोन में, है ना। पबजी खेल लो, आप कुछ भी कर लो। आज के टाइम पर तो इतना ज्यादा रिवॉल्यूशनाइज हो चुके हैं चीजें कि आज तो ये हो गया कि आप भले ही पहाड़ों पर बैठे हो, है ना, तो उनकी जो स्टारलिंक की हम बात करें, जो कि एलोन मस्क की है, तो भाई वो क्या करेंगे, वो सिग्नल यानी कि जो सैटेलाइट होती है उससे सिग्नल भेजेंगे और आपके फोन में जो है नेटवर्क आने लगेंगे, चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। तो आज के टाइम पर जो है कम्युनिकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल वाइज जो है हम बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, है ना। किसी को भी जो हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं सर्विसेज के बारे में, है ना। सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो अभी तक जो बात कर रहे थे वो भी एक तरह की सर्विसेज थी, है ना, लेकिन अब हम थोड़ी सी अलग टाइप की सर्विसेज की बात करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड अवेल। अब भाई सर्विसेज की हम बात करें, बहुत ही अलग लेवल पर आप देखोगे सर्विस का अलग मतलब होता है। जैसे हम बात करें, सम आर मेंट फॉर इंडस्ट्री, कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो इंडस्ट्री के पर्पज से होती हैं। क्लियर हुआ? कुछ सर्विसेज जो होती हैं लोगों के लिए होती हैं, है ना, लोगों को हम जो है सर्व करते हैं, जो आम लोग हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कॉल लगाते हो ना, वहाँ पे कस्टमर केयर हुआ, है ना, कस्टमर केयर में जो लोग बैठे हुए हैं, तो किसको सर्विस दे रहे हैं? लोगों को सर्विस दे रहे हैं ना, है ना। तो इंडस्ट्री लेवल पर सर्विस दे रहे हो आप, है ना। इंडस्ट्री लेवल की हम बात करें तो आप देखोगे जो कंसल्टेंट वगैरह हो गए, है ना, जो इवन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस जो है वो भी आप किसको दे रहे हो? इंडस्ट्री को दे रहे हो, तो वो सर्विस हो गई हमारी, है ना। तो ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो क्या है ना, सम फॉर बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल, कुछ हम इंडस्ट्री को भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली सर्विस जो है, सर्विस आप कोई भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हो, दे रहे हो सर्विस, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब सर्विस को भी हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। चलिए ठीक है, हमने डिवाइड किया, इसके सब कैटेगरीज बना ली। एक तो होता है भाई लो ऑर्डर सर्विस। अब लो ऑर्डर सर्विस में हम बात करें तो इसमें जो है कोई भी ज्यादा स्किल्स वगैरह नहीं चाहिए होती है। क्लियर हुआ ना? जैसे लाइक ग्रोसरी की शॉप, जो ग्रोसरी शॉप होती है, लॉन्ड्री शॉप जो होती है, अब इसमें जो है बहुत ज्यादा आप देखोगे एक होता है ना, एक कॉमन जो चीज होती है ना, कॉमन जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, और जिसके लिए जो सर्विस देने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लो ऑर्डर सर्विस बोल देते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे डोमेस्टिक सर्विस की हम बात करें। अब यहां पे आप देखोगे डोमेस्टिक सर्विस में जैसे हाउसकीपर हो गया, कुक हो गया, आपका गार्डनर हो गया, है ना। तो यहां पर आप देखोगे ये जो लोग जो गांव से शहर में बस जाते हैं और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ऐसी सर्विसेज चाहिए होती हैं। फिर हम बात करेंगे हाई ऑर्डर सर्विस के बारे में। अब ऐसी सर्विस के लिए जो है आपको कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, कोई स्किल चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हम इंजीनियरिंग की बात करें, फिजिशियन की हम बात करें, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, है ना, टीचर की हम बात करें, टीचर इज ऑल्सो अ हाई ऑर्डर सर्विसेज। क्यों? क्योंकि टीचर जो होता है उसको भी पढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए भाई, है ना। प्रॉपर जो है ये मेंटल गेम होता है पूरा, है ना। मेंटली जो है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली आपको बहुत ज्यादा अपने आप को रेडी रखना पड़ता है कि आपको जो है पढ़ाना है, और सामने जो बच्चा है कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो ये सारी जो सर्विसेज है ना, जिसके लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, है ना, या फिर कोई ऐसी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं। लाइक हम बात करें मेंटेनिंग द हाईवेज, ब्रिजेस, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो कुछ ऐसी सर्विसेज होती है ना, जिसके लिए सुपरविजन की जरूरत पड़ती है हमें, है ना। कुछ ऐसी सर्विसेज होती है इनके लिए सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, कुछ भी अगर गलत हो गया तो लाखों की जान जा सकती है। तो ऐसी कुछ जो चीजें होती हैं वो किस में आती हैं? हाई ऑर्डर सर्विसेज में आती हैं। चल समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब देखोगे सर्विसेज की हम बात करें तो ज्यादातर आप देखोगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में
ज्यादातर आपको सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? द सर्विसेज सेक्टर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट ओन्ड और बिग कॉर्पोरेशन, सम आर प्रेजेंट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो सर्विसेज की हम बात करें तो ज्यादातर आपको जो ये सर्विसेज देखने को मिलती हैं वो किस में देखने को मिलेंगी, मतलब प्रॉपर जो है आपको नहीं, जो थोड़ी बहुत सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी वो आपको कहां मिलेंगी? वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेंगी, जो कि या तो गवर्नमेंट ओन्ड होगी या प्राइवेट ओन्ड होगी। क्लियर हुआ? अब जैसे आज की हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आपको ये सारी जो चीजें जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, मतलब जो लोग हैं वो किस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा जो है सर्विसेज दे रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है इसका? तो भैया ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स बहुत कम है, वही जो चीज जो डिस्कस की जा रही है। भाई सरकारी नौकरी किसकी लगती है? अब तो प्राइवेट में भी नहीं लगती। तो यहां पे वही बोल रहा है कि देखो आज की अगर हम बात करें तो हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो सर्विसेज मिल रही है, अच्छी बात है मिल रही है, लेकिन वहां पे लोग बहुत कम इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं, है ना, जो मैंने बताया था ना, जो हमारी जो लो ऑर्डर सर्विस है या फिर डोमेस्टिक सर्विसेज जो है, इसमें जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। यानी कि हम अपने देश की बात करें, है ना, हमारे देश में भले ही आप बोल सकते हो कि सर्विस सेक्टर से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सर्विस सेक्टर जो है वो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है जीडीपी का, लेकिन आप देखोगे उसमें हाई ऑर्डर सर्विसेज बहुत कम है। मतलब हमारे देश में हाई स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स है, ऐसे लोग आपको हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें डेवलप्ड इकोनॉमीज की, तो वहां पर उल्टा हिसाब है, वहां पर आपको हाई ऑर्डर सर्विसेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, है ना। वहां पे आप देखोगे ना, लोग जो है हमारे भारत से कितने जो लाखों लोग जो है वो यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं, कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसका यही रीजन है, वहां पे अच्छी सैलरी होती है, वहां पे व्हाइट कॉलर जो जॉब होती है वो बहुत अच्छा पे करते हैं वहां पे, तो वहां पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, वहां का जो पीआर वीआर है वो ले लेते हैं। चलिए अब वहां पे बात करेंगे किसकी, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? टर्सरी एक्टिविटीज की बात कर रहे थे। अभी तक हमने टर्सरी सेक्टर को, एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई किया था अलग अलग पार्ट्स में, है ना, सर्विस, कम्युनिकेशन, है ना, ये सारी चीजें, रिटेलर, होलसेलर वगैरह, इन सब में हमने देख लिया। लेकिन अब हम बात करेंगे जो लोग हैं वो टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए अब थोड़ा सा यहां पर डेटा की बात करें तो आप देखोगे कि पहले जो लोग थे ना वो सबसे ज्यादा किसमें इन्वॉल्व थे? जैसे हम बात करें जो डेवलपिंग नेशन है या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो थे, अब देखोगे वो पहले जो है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा जो है इंगेज थे, फिर धीरे धीरे उनका शिफ्ट हुआ सेकेंडरी में। फिर आप देखोगे आज के टाइम पर पिछले 100 साल का अगर डेटा उठाओगे तो ज्यादातर जो देश हैं जो डेवलप्ड हैं, मैक्सिमम जो कंट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किसमें इंगेज है? वो सर्विस सेक्टर में या फिर टर्सरी सेक्टर में जो है इंगेज है। क्लियर हुआ? तो हमारे देश में भी क्या है? हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है ना वो ये सेक्टर बहुत कम दे रहा है। नो डाउट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में किसका है? इस सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में ज्यादा नहीं दे रहे। लोग जो हैं अभी भी आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में जो है ज्यादा इंगेज्ड है। तो यहां पर उसी चीज की जो है बात की जा रही है। क्लियर हुआ? और आप देखोगे कि भाई डेवलप्ड नेशन में तो ज्यादातर जो परसेंटेज जो है वो किस सेक्टर में ज्यादा होता है? वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा होता है। तो हमारा इंडिया भी उसी राह पर है, लेकिन अभी उसको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, some selected examples की हम बात करें, some selected examples that are related to the people engaged in tertiary activity are as follow। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें कौन कौन से सेक्टर जो होते हैं टर्सरी सेक्टर में, बहुत सारी जो सेक्टर्स होते हैं ना, लोग जो हैं किन किन सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक जो मेन वो आता है ना, आप देखोगे टूरिज्म। अब टूरिज्म क्या है भाई? टूरिज्म एक हमारे टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है, सर्विस सेक्टर की पार्ट है ना। अब होता क्या भाई, अब टूरिज्म के नाम पे हम बात करें तो आप देखोगे बहुत सारे आपको गाइड वगैरह मिल जाते हैं। आप देखोगे कहीं भी जो जैसे टूरिस्ट जो एरिया जो होते हैं, यहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत मिलेंगे, यहाँ पे आपको गाइड्स बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना। वहाँ पे आपको देखो प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर टूरिज्म ज्यादा होगा वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे इकोनॉमी बढ़ेगी। फ्रांस की हम बात करें, फ्रांस की जो इकोनॉमी है उसका आधा जो पोर्शन है जीडीपी का वो तो टूरिज्म से ही आता है ना। ऐसे ऐसे देश हैं, जैसे मालदीव की हम बात करें, मालदीव की पूरी इकोनॉमी किससे चल रही है? पूरी इकोनॉमी उनकी टूरिज्म से चल रही है। तो टूरिज्म एक बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? जो देश बहुत, अब जैसे इंडिया की हम बात करें, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। अब आप हिमाचल वगैरह चले जाओ, शिमला चले जाओ, तो वहां पर अलग ही लेवल की ब्यूटी है आपको मिलेगी, है ना, सीनिक ब्यूटी। और वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको अलग दिखेगा कि हाँ ये जो शहर है चमक रहा है। मनाली की हम बात करें, शिमला की हम बात करें, यहाँ पे अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे, अच्छा खासा लोग पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टूरिस्ट आते हैं, पैसा खर्च करते हैं। क्लियर हुआ ना? तो यहां पर आप बोल सकते हो ये एक तरह की सर्विस एक्टिविटी है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहां पे देखोगे टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट रेफर्स टू अ ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। अच्छा, रिक्रिएशन का मतलब यहां पे क्या होता है? रिक्रिएशन यहां पे आप देखोगे ना, जैसे होता है ना कि आप रिक्रिएशन के लिए ना स्किल्स चाहिए होती हैं कि भाई आप किसी भी चीज को गाइड कर रहे हो, है ना, रिक्रिएट कर। रिक्रिएशन का मतलब क्या? जैसे गाइड, सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा गाइड का। गाइड क्या करता है? गाइड आपको उस जगह के बारे में बताता है ना। गाइड जो है आपको उस जगह के बारे में बताता है कि आप जाओगे उस जगह पे, सर यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे ऐसे था, आप यहाँ पे ये चीजें घूम सकते हो, यहाँ जा सकते हो। तो वो आपको बता रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है ना, और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप उसके बदले में पैसा लेगा आपसे। क्लियर हुआ ना? तो इसको यहाँ पे रादर ने रिक्रिएशन की तरह देखा जाता है रादर देन बिजनेस। क्लियर हुआ ना? पर्पस ऑफ रिक्रिएशन।
क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। दिस इंडस्ट्री जनरेट जॉब्स एज पीपल आर एंगेज्ड इन द प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वही सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप कहीं भी जाते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो आप पैसा खर्च करते हो, है ना? आप ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा खर्च करते हो, आप खाने में पैसा खर्च करते हो। जब आप कहीं भी जाते हो तो अच्छे अच्छे कैफेज में स्टे करते हो ना, कैफेज में रुकते हो और बहुत अच्छे होटल में स्टे करते हो आप। तो इसकी हम बात करें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, अनदर फैक्टर इज इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज मेड ट्रैवल इजियर एंड डेस्टिनेशन रीचेबल। तो भाई यहाँ पे टूरिज्म आप बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंप्रूवमेंट जो हुआ है ना ट्रांसपोर्टेशन में, उसका कारण आप बोल सकते हो कि आज के टाइम में ना कहीं भी जो है घूम सकते हैं। अब टूरिज्म इतना बड़ा क्यों है? टूरिज्म ऑब्वियस सी बात है कि टूरिज्म के बढ़ने का पीछे कारण ही यही है कि भाई देखो, आज के टाइम पर आप कहीं भी जा सकते हो, बहुत ही इजीली जा सकते हो। अगर पैसा ज्यादा है तो आप प्लेन से जा सकते हो, है ना। अब जैसे यहां से आपको कश्मीर जाना है, आपको दिल्ली से कश्मीर जाना है, तो आप मजाक से हट के बता दो, मैं सिर्फ 1 घंटा लगता है। 1 घंटा भी ज्यादा बता दिया मैंने, 45 to 1 आवर्स आपको जाने में लगेंगे कश्मीर में। कश्मीर के बाद श्रीनगर जाने की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको 15-16 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अब वहीं आप प्लेन से जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितना देर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा 45 या 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा। तो आजकल जो घूमना काफी आसान हो गया है, इसलिए जो है आप देखोगे टूरिज्म काफी फ्लरिश हुआ है, काफी बढ़ा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे मैं बात करूं टूरिस्ट रीजन की बात करूं। अच्छा, अब टूरिज्म की हम बात करें तो अलग अलग आपको रीजंस मिल जाएंगे। टूरिज्म की हम बात करें तो आपको अलग अलग जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। डिपेंड करता है भाई वहां की क्लाइमेट कैसी है, वहां का वेदर कैसा है। अब किसी को ठंड बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को पहाड़ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को बीचेस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसमें जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर हुआ ना? तो देखो, टूरिज्म कैन बी सीजनल और थ्रू आउट द ईयर, लाइक वार्मर प्लेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट, है ना। वेस्ट कोस्ट की हम बात करें, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर, माउंटेन इन द समर्स और द विंटर स्पॉट रीजन्स फाउंड मेनली इन द माउंटेन्स एरिया। तो यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई? यहाँ पे बेसिकली अलग अलग रीजन की बात हो रही है कि भाई अलग अलग रीजन में सीजन होते हैं भाई। टूरिज्म भी सीजनल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मानसून के टाइम पर, आप पहाड़ों पे लोग बहुत कम देखोगे, है ना। और फिर आप देखो कि मानसून के टाइम पर लोग कहां जाते हैं? घर में ही रुकना पसंद करते हैं। अब जैसे गर्मियों की बात करें तो जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, जून की छुट्टी हो जाती है, जून की बात करूं, अप्रैल की बात करूं, तो लोग जो है पहाड़ों पर निकल जाते हैं। मार्च की बात करूं, मार्च पे भी पहाड़ों पर निकल जाते हैं, पहाड़ों पर बर्फ मिल जाती है। ठीक है, फिर आप देखोगे थोड़ा सा जनवरी के टाइम पर जब ठंड पड़ती है तो आप देखोगे लोग गोवा वगैरह चले जाते हैं, बीचेस वगैरह देखते हैं। मैं तो इंडिया का हूं तो भाई इंडिया की बात करूंगा। तो ये भी एक सीजनल होता है ना। अब जैसे देखोगे हर एक सीजन में आपको एक बूम देखने को मिलता है। जैसे जनवरी की हम बात करें, जनवरी दिसंबर की हम बात करें, तो यहां पे आपको गोवा में बहुत ज्यादा क्राउड मिलेगा, हर चीज आपको महंगी मिलेगी। और दिसंबर जनवरी की हम बात करें थोड़ा सा, और हाँ मानसून की हम बात करें तो मानसून में गोवा भी खाली पड़ा रहता है और पहाड़ भी खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि बारिश इतनी होती है। क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे देखो डिपेंड करता है सीजनल और थ्रू आउट द ईयर, है ना। दोनों हो सकते हैं। कुछ रीजन जो होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर बढ़िया एवरग्रीन रहते हैं, तो वहां पे लोग पूरे साल आते रहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना। तो हम पहली बात करें तो भाई देखो, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा भाई। किसी भी जगह का एनवायरमेंट कैसा है ना। तो वहां पे पूरी चीज आ जाएगी। वहां की जो क्लाइमेट है, वहां का जो वेदर है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, तो वो बहुत मैटर करता है भाई। टूरिस्ट जो आप सोच के देखो, मैं आपसे पूछूं कि आप हिमाचल क्यों जाओगे? अब हिमाचल वहां पे क्या करने जा रहे हो? वहां पे पहाड़ देखने जा रहे हो ना, वहां का एनवायरमेंट ऐसा है, वो देखने जा रहे हो। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाता है। हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करूं तो भाई बहुत सारी जो जगह होती हैं वो अपनी हिस्ट्री में बहुत रिच होती हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है राजस्थान। राजस्थान में आप जाओगे तो भाई वहां पे बहुत जो बड़े बड़े राजपूत राजा वगैरह हुए, तो उनके बहुत सारे आपको फोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज्यादा कहां जाते हैं? राजस्थान में जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल जो क्योंकि हिस्ट्री के मामले में राजस्थान बहुत रिच रहा है। राजस्थान की बात करूं, एमपी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे अच्छी खासी हिस्ट्री है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा है, तो लोग आते हैं भाई। तो हिस्टोरिकल रीजंस भी होते हैं, है ना। कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं भाई। अब सोच के देखो, आप जो है लोग जो है यहाँ से उत्तराखंड क्यों जाते हैं? उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है ना। और हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। और कल्चरल जैसा मान के चलो नॉर्थ ईस्ट में जाओ, नॉर्थ ईस्ट में आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो किसी का कल्चर आपको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग मिलेगा। हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है, तो लोगों को भाई वो कल्चर देखने का शौक होता है ना। वो कल्चर जो है देखने का शौक होता है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप, आसाम में, मिजोरम में, है ना, मेघालय में, तो यहाँ पे लोगों का आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा, अलग अलग जो है आपको कल्चर देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो भाई कल्चर की हम बात करें तो ये भी फैक्टर हो सकता है, लोग जो है कल्चरल फैक्टर्स की वजह से जाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिलीजियस फैक्टर। अब रिलीजियस फैक्टर की हम बात करें तो बहुत बहुत सारे जो पिलग्रिम जो होते हैं, है ना, तीर्थयात्री वगैरह होते हैं, किधर जाते हैं? आप देखोगे यहां पर जाएंगे, क्या बोलते हैं, ये जो अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड देवभूमि बोली जाती है ना। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको? रुद्रप्रयाग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको केदारनाथ मिल जाएगा, रुद्रनाथ मिल जाएगा, बद्रीनाथ मिल जाएगा। तो लोग जाते हैं भाई, वैष्णो देवी जाते हैं लोग। क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई उनके कुछ रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं। यहां से जैसे हम बात करें इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो वो मक्का मदीना जाते हैं। क्लियर हुआ ना? तो वो एक डेस्टिनेशन बन जाती है। ऑल्दो वो है क्या, वो तीर्थयात्री हैं, लेकिन फिर भी वो है तो एक टूरिस्ट ही ना, वो एक टूरिस्ट का ही पार्ट है।
क्लियर हुआ। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, अब भाई ये भी बहुत बड़ी चीज है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग जो हैं इन जो सोसाइटी में चीजें जो होती हैं, है ना, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कहीं उनको अच्छा लग रहा है भाई कि हाँ यहाँ पे जाके थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, बढ़िया सोसाइटी है, ये है वो है, या फिर कहीं वो रह रहे हैं वहां पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली, तो उन सारी चीजों को लेकर आप देखोगे, है ना, तो ये सारी चीजें जो है किसी भी जगह के टूरिज्म को जो है आप बोल सकते हो किसी भी जगह की जो कहीं का टूरिज्म जो है उसको इफेक्ट करते हैं, है ना, जैसे हम इंडिया की बात करें, किसी भी देश की बात करें, उन सबको जो है इफेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये देखो ये सारी चीजें हो गई, है ना। तो जैसे मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट की, तो आप देखोगे टूरिस्ट अट्रैक्शन आर स्पेसिफाइड फीचर्स ऑफ द प्लेस दैट अट्रैक्ट पीपल, दीज आर एज फॉलो। तो वो क्लाइमेट की हम बात करें, किसी भी जगह क्लाइमेट की हम बात करें, लैंडस्केप माउंटेन्स की हम बात करें, कैसे माउंटेन्स हैं भाई, लोग जाते हैं पहाड़ों, पहाड़ भाई मैं तो, मेरे को तो पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है, पहाड़ हो गए, पहाड़ में आपको लेक्स वगैरह मिलती हैं, मिडोज वगैरह मिलते हैं, तो ये सारी चीजें मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हिस्ट्री की हम बात करें तो ये कल्चर की मैंने बात कर लिया आपको ऑलरेडी कल्चरली, है ना, आप देखोगे। हाँ, अब थोड़ा सा हम टूरिज्म की अगर बात करें तो यहां पर मेडिकल सर्विसेज भी आ जाते हैं, है ना। आप अगर देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर जो है बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सस्ता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, चीपर है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जो टीबी का इलाज जो है इंडिया में बहुत सस्ता होता है, यूएस में बहुत महंगा होता है, तो आप देखोगे कैंसर का, टीबी का और जो अलग अलग बीमारियां होती हैं उसका इलाज करवाने लोग जो है इंडिया आते हैं। स्पेशली मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, यूरोप और यूएस की बात कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो इंडिया में अगर यूएस में वो जो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन होगा लेट्स से, उसका खर्चा 20 लाख आएगा, तो इंडिया में 1 लाख ही आएगा। इतना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर इलाज बहुत महंगा है, जितने भी डेवलप्ड नेशन है ना वहां पर बहुत महंगा है ये इलाज, है ना। तो लोग जो है यहाँ पर मेडिकल पर्पस के लिए जो है मेडिकल सर्विसेज लेने जो है इंडिया में आते हैं, अपना इलाज करवाने आते हैं। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि उन्हें जो है वहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाता है, इंडिया में चीजें बहुत सस्ती हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर। तो मेडिकल, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। क्लियर हुआ ना। तो देखो दिस ब्रिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट टू द इंडिया एंड अदर कंट्रीज वेयर द मेडिकल टूरिज्म इज टेकिंग प्लेस, लाइक थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, यहाँ पे वही बात हो रही है कि देखो इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म जो है वो इतना बड़ा कैसे है, वो बड़ा इसलिए क्योंकि इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म जो है इसलिए बड़ा है क्योंकि इंडिया में थोड़ा सस्ता हो जाता है काम, जो है बहुत सस्ते में हम निपट जाते हैं, है ना। मेडिकल सर्विसेज और टूरिज्म टेक प्लेस व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद द इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट को कंबाइन कर दिया, है ना। ये हमने किसका पार्ट बना दिया, मेडिकल टूरिज्म का पार्ट बना दिया। पीपल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस आर विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म और सर्विसेज, है ना। तो ठीक है, दिस ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। ऑब्वियसली बात है, जब वो आएंगे इंडिया में तो पैसा खर्च करेंगे। अरे मैं कहता हूं उनका ऑपरेशन होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने इंडिया रहेंगे, 6 महीने के इनकी वीजा लग जाते हैं मेडिकल टूरिज्म के नाम पे, तो वो रहते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो इसकी उससे होता क्या है, इससे जो है इंडिया की इकोनॉमी ही ग्रो करती है। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे फिर अदर मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप आउटसोर्स करते हो, है ना, सच आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग, रेडियोलॉजी। जैसे होता है ना कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो वो अपनी सर्विसेज भी देते हैं, है ना, आउटसोर्स करते हैं, लाइक जो मेडिकल टेस्ट वगैरह हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, है ना, कुछ कोई भी इंटरप्रिटेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, एमआरआई वगैरह जो होती है। अब इंडिया में डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, तो भाई वो अपनी वो जैसे होता है ना एमआरआई वगैरह आती है, अब एमआरआई में क्या निकला क्या नहीं निकला उसको पूरा इंटरप्रिटेट करना होता है, तो ये सारी सर्विसेज भी जो है हमारी इंडिया से आउटसोर्स की जाती है। क्लियर हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं क्वांटनरी एक्टिविटीज के बारे में। क्वांटनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो यहां पर ये एक पार्ट होता है किसका, सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है ना, और ये उसका एक सब डिवीजन है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो है आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज चाहिए, यानी कि आपको यहां पर क्या करना है, आपके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद ही जो है सेक्टर में आ पाओगे। क्लियर हुआ। तो क्वांटनरी एक्टिविटी आर नॉलेज बेस्ड सर्विसेज दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर मेन जो काम होता है प्रोडक्शन का, क्या होता है, यहां पे इंफॉर्मेशन का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि यहां पर जो है हम अपने स्किल्स का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो है क्या कर रहे हैं, चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को आधा किसने खा लिया, इसी ने खा लिया, है ना, हमारी जीडीपी को। तो ये जो सेक्टर है बहुत ज्यादा, जो आप जैसे जाओगे डेवलप्ड नेशन में तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, इसमें एंगेज्ड हैं। क्लियर हुआ। चलिए इसमें क्या आ जाता है, पूरा पूरा R&D आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। जब भी कोई कंपनी किसी भी नई चीज पे काम कर रही होती है ना, तो उस पर पूरी उनकी R&D की टीम होती है, बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स वगैरह जो होते हैं आईटी सेक्टर फील्ड से, तो वो R&D टीम में काम करते हैं और अपनी रिसर्च डेवलपमेंट करके कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इनका यही काम होता है ना। इसमें बहुत ही हाई स्किल्ड, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले जो लोग होते हैं और टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं, टेक्निकल स्किल्स वाले जो लोग होते हैं वो जो है इसमें फॉल करते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो आपके कोई रिलेटिव में जो है कोई भी बीटेक पास आउट होगा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुका होगा, तो वो इसमें आ जाते हैं, है ना। म्यूचुअल फंड्स मैनेजर की हम बात करें, डॉक्टर्स की हम बात करें, है ना, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म्स की हम बात करें, तो ये सब जो है क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। जैसे हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप उनको पैसा दोगे और आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपको
टेंशन फ्री रहना है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो उनके बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो वो भी तो क्या है, एक एक्सपर्ट वाला काम है ना, वो अपने पूरे एनालिसिस करके जो है, उनका जो 10-20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किस में आती है, क्वांटिटेटिव एक्टिविटीज में आएंगी। क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब इसी का एक पार्ट है, इसका एक पार्ट क्या है, क्विनरी एक्टिविटीज। अब क्विनरी एक्टिविटीज में क्या होता है भाई, अच्छा अब यहां पर जो है क्विनरी एक्टिविटीज में हम यहां पे फोकस करते हैं क्रिएशन पे और रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडिया। अब जो जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि भाई देखो आइडिया तो है, आइडिया प्रॉपर बन चुके हैं, वो चीजें लागू हो चुकी हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है, उनको जो है री इंटरप्रिटेशन का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड यूज द एवेल्युएशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है, देखो आपने सुना होगा कि आपके भैया जो है वो डेटा साइंटिस्ट है ना, बिजनेस एनालिस्ट है। तो होता क्या है, देखो चीजें वगैरह बन चुकी हैं, अब होता क्या, आपके पास डेटा है, अब उस डेटा को एनालाइज करना होता है आपको। देखो ये भी थोड़ा सा सिमिलर ही है, अलग नहीं है, इसी का पार्ट है, थोड़ा सा साउंड अलग करेगा। यहां पर बेसिकली डेटा बेस्ड चीजें ज्यादा होती हैं, यहां पे आपको डेटा का इंटरप्रिटेशन ज्यादा करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा होगा बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आप सोच के देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, लाइक आईएएस ऑफिसर की हम बात करें, आईपीएस ऑफिसर की हम बात करें, तो देखो आप जब आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, तो चीजें वगैरह पहले से बनी हुई हैं, आइडियाज वगैरह पूरे पूरे सेटअप है। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर बनोगे, आईपीएस वगैरह बनोगे, तो वहां पे आपको पूरा एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि वो डिस्ट्रिक्ट कैसा है, कोई भी अगर चीज होती है, कोई भी गतिविधि होती है, तो उसमें मैं क्या एक्शन ले सकता हूं। चीजें पहले से बनी हुई हैं, लेकिन आपको जो है क्या करना है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है। समझ में आया। चलिए, हाँ, रिसर्च साइंटिस्ट की हम बात करें, है ना, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट की हम बात करें, तो ये सारे जो लोग हैं किसमें आएंगे भाई, क्विनरी एक्टिविटी में आएंगे। अच्छा, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर परफॉर्म द क्विनरी एक्टिविटी। अच्छा, अब यहां पर जो लोग होते हैं ना, ये कौन से लोग आते हैं ज्यादातर इसमें, इसमें वो लोग आते हैं जो डिसीजन मेकर के काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आईएएस बन जाते हो, तो आईएएस जब आप बनोगे, आप कलेक्टर बनोगे किसी जिले के, तो आप क्या होगे, बेसिकली आप जो है डिसीजन मेकर हो, आप उस जिले से संबंधित जो भी निर्णय है वो आप लोगे, और आपको पावर किसने दी है, सरकार ने दी है। तो ज्यादातर जो डिसीजन मेकिंग वाले काम होते हैं, लाइक वो आईएएस हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, डेटा इंटरप्रेटर हो गया, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, है ना, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर फॉल करते हैं, नॉलेज बेस्ड जो चीजें होती हैं। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसका एक पार्ट आउटसोर्सिंग भी होता है, आउटसोर्सिंग। अच्छा, आउटसोर्सिंग की हम बात करें तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आउटसोर्सिंग का बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और एक होता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपने बिजनेस को और एफिशिएंट चलाने के लिए आप कुछ जो चीजें हैं वो बाहर वाली फर्म को दे देते हो। जैसे हम बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉल सेंटर्स। अब जो कॉल सेंटर्स में आप कॉल करते हो ना, तो बेसिकली वो कंपनी के लोग नहीं होते, वो किसके लोग होते हैं, वो जो आउटसोर्स जो यूनिट है, बीपीओ जो है, बीपीओ कंपनी जो है, उसका काम ही यही है कि वो आपके जो कुछ सर्विस, आपकी जो कुछ चीजें हैं, आपकी कंपनी का कुछ काम जो है, उसको वो आउटसोर्स कर दिया आपने बोला कि चलो ठीक है कि हमें जो है 100 लोग चाहिए कॉल करने वाले, तो आपने एक कंपनी से कांटेक्ट कर लिया, वो 100 लोग देगी, है ना, वो आपकी कंपनी में नहीं बैठेंगे, आप बस पैसा दोगे उन्हें, है ना, और जो भी क्वेरीज वगैरह है कस्टमर्स की, तो वो 100 जो लोग बैठे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे, तो आपने आउटसोर्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एचआर वाला काम जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स वाला काम जो होता है, तो एचआर वाला काम कंपनी क्या करती है, आउटसोर्स कर लेती है। तो बाहर की जो एचआर कंपनीज जो होती हैं, है ना, जो भी ह्यूमन रिसोर्स वाली जो कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है, कंपनीज को जो कंपनी आउटसोर्स कर रही है ना, उसको सर्विसेज देती है कि चलो ठीक है, आपकी जो मेन काम है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अब मेरे को कोई दूसरे काम नहीं करने, मेरे को कस्टमर केयर वाले, एचआर वाले तमाम काम होते हैं, तो मैंने वो आउटसोर्स करवा लिया, मैंने किसी और को दे दिया वो, और वो मेरे लिए मेरे ब्याह पे कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग वाला काम, है ना। जैसे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की बात करें, और हम बात करें नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, दो चीजें आती हैं इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखोगे इसमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आप देखोगे, क्या देखोगे आप, तो यहां पर जो है हम कस्टमर्स को जो है सर्विस सपोर्ट देते हैं, है ना, हम सर्विसेज वगैरह देते हैं, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं यहां पर आप देखोगे। अब देखोगे तो हाँ, यहां पर एक चीज आपको दिखाई देगी कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो क्या करते हैं, वो ये चीजें आउटसोर्स करते हैं। और कहां आउटसोर्स करेंगे, जहां पे आप देखोगे जहां पर लेबर उनको सस्ते मिलेंगे। जैसे इंडिया में आप देखोगे बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं, उनके जो आपको बीपीओ मिलेंगे, वो आपको इंडिया में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। कई बार उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि भाई आप जो है अपने देश को छोड़ के दूसरे बाहर के देशों में जो आउटसोर्स क्यों कर रहे हो। उनका रीजन यही होता है क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। अब यहाँ पे 20-25 हजार में कोई कॉल सेंटर में काम करेगा, और वही आप अगर अमेरिका की हम बात करें, यूएस की हम बात करें, अमेरिका की हम बात करें, फ्रांस की हम बात करें, तो वहां पे आपको 1-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर डिफरेंस ये आ जाता है। तो बाहर की जो कंपनियां होती हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, उनको जो आउटसोर्सिंग का काम दे देती हैं। उसी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आती है। समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज और आ गई भाई, केपीओ। केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सिंपल सा मतलब होता है कि भैया यहां पर आप जो भी चीज आउटसोर्स कर रहे हो, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये आता है कि इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है। इसमें स्किल्ड वर्कर जो है चाहिए होता है इसमें। यानी कि आप कोई भी चीज आउटसोर्स कर रहे हो,
लेकिन उसमें जो लोग काम कर रहे हैं ना आपके लिए, उनको हाईली क्वालिफाइड होना जरूरी है। लेट्स से आप, जैसे आपने बोला कि वीडियो गेम बनाने, है ना, तो वहां पे आप जो वीडियो गेम डेवलपमेंट के लिए आप डेवलपर हायर करोगे, ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होंगे वो, है ना। बिजनेस रिसर्च की बात करनी है आपको, है ना, लीगल प्रोफेशन की बात करनी है, बहुत सारी लीगल फर्म्स होती हैं, है ना। आपने लीगल फर्म्स जो होती हैं, आप देखोगे जो कंपनीज की जो लीगल एक्टिविटी जो होती हैं, वो किसी लीगल फर्म्स को आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे बहुत सारी फर्म्स होती है ना, उनके बहुत सारे लीगल मैटर्स होते हैं, तो वो किसी लीगल फर्म को आउटसोर्स कर देंगे। अब वो लीगल फर्म जो है, जो अपने बंदे बैठाए हुए हैं, वो पढ़े लिखे बंदे हैं, वो प्रोफेशनल बंदे हैं, तो आप उसको क्या बोल लोगे, आप उसको नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का पार्ट मान लोगे। लेकिन दोनों में होता क्या, दोनों में ही आउटसोर्सिंग होती है, हम काम जो है दूसरों से करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है द डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड का सिंपल सा मतलब यही है भाई। क्या मतलब है भाई? सिंपल सा मतलब इसका यही है कि देखो, लोग जो है डिजिटली बहुत डिवाइड हो चुके हैं। मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा डिजिटली चीजें अवेलेबल है, डिजिटल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। लेट्स से हम गांव की हम बात करें, गांव में नेटवर्क भी ठीक से नहीं आते, है ना, जो डिजिटली चीजें जो है वो उनके पास ठीक से नहीं पहुंच पाती, है ना, उनके पास ठीक से न्यूज नहीं पहुंच पाती, चीजें बहुत बाद में पहुंचती हैं, तो ये चीजें जो है उनके पास नहीं पहुंच पाती टाइम से। क्यों? क्योंकि यहां पर हम डिजिटली पूरी तरह से डिवाइड हो चुके हैं। शहर में अगर आप जाओगे, शहर में जो लोग हैं, मतलब विद इन अ कंट्री, हम बताएं विद इन अ कंट्री चीजें वेरी करती हैं। दिल्ली में आप देखोगे, नोएडा में आप देखोगे, यहां पर डिजिटली लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन वही हम रिमोट एरियाज की हम बात करेंगे, तो वहां पे आप देखोगे, वहां पर उनके पास डिजिटली इतने ज्यादा वो एक्टिव नहीं हो पाए, इतनी ज्यादा चीजें उन्हें नहीं पता होती। क्यों नहीं पता होती भाई? खैर आज ये तो खैर किताबी चीजें रह गई हैं। आजकल गांव में भी लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, है ना। जब से जो जियो वियो का ये आया ना, रिवॉल्यूशन हुआ है, तब से तो गांव में भी आप देखोगे सारी चीजें जानते हैं, गांव के लोग भी रील्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन किताबी भाषा में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर हुआ ना। देखोगे, दिस काइंड ऑफ डिवाइड इज सीन मोर देन डेवलप्ड कंट्री। तो आप देखोगे डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है ना, है ना, इनसे ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यहां पर ये जो डिवाइड जो है, ये जो डिवाइड जो आ गया, यानी कि डिजिटली लोग डिवाइड हो गया, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वगैरह जो शहर के लोगों के पास है ना, जिनके पास पूरा डिजिटली एक्सेस है, प्रॉपर डेटा है उनके पास, हर चीज उनके पास एक्सेस है, तो ये जो पूरा डिजिटली डिवाइड आ गया है, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये डेवलपिंग नेशंस में, लाइक इंडिया, यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। इंडिया में जैसे आप रिमोट एरियाज में जाओगे, तो वहां पर लोग डिजिटली इतना एक्टिव नहीं है जितना शहर में एक्टिव है। मतलब जो भी आपको दिख रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, ई कॉमर्स, जो भी आप करते हो डिजिटली, जो भी आप करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो, उसका एक्सेस किसके पास है? सिंपल सी बात बोली गई यहां पर, शहर में लोगों के पास जाता है ना। जो डेवलप्ड नेशन है, वहां पर जो है, यहां पर इक्वालिटी थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अगर आप डेवलपिंग नेशन की बात करोगे, तो यहां पे एक बहुत ज्यादा आपको बाइजनेस नजर आएगी। एक तरफ गांव के जो लोग हैं उनके पास नहीं है, एक तरफ शहर के लोग हैं उनके पास बहुत सही है। मतलब जो भी मेट्रो सिटीज जो है, यहां पर लोगों के पास अच्छा खासा जो है एक्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही मैं बात करूं, जो रिमोट एरिया से आते हैं, उनके पास इतना एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है भाई, हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको सारी जो चीजें हैं, ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? चलिए तो भाई एंड करते हैं हम इस क्लास को। आई होप आपको एक एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।